गुड मॉर्निंग। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 2। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ की। पहले बायो-सावर्ट लॉ को स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट एंड इट इज गिवन बाय μ/4 pi IDL क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर, या फिर इसको लिखा जा सकता है dB इक्वल टू μ/4 pi IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। आज इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार की करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। तो पहली एप्लीकेशन ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। याद रखिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले रहे हैं और उसके सेंटर पे फील्ड निकालना है। सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे फील्ड निकालना है। अभी ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जिसकी रेडियस r है और इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। सिर्फ सेंटर पे फील्ड निकाल रहे हैं इस करंट कैरिंग लूप की वजह से। ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आसान सा आर्टिकल है। पहले देखना होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि तो मालूम है कि नेट बी जो होता है दैट इज वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। तो समझिए ध्यान से, क्या बोलेंगे, लेट वी हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप और इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट and its radius is r। तो सिंपल सी बात है। Now choose one element wherever you want। यहां पर I ये रहा, dA दिए रहा, तो ये आइडियल आ गया। ये वेक्टर r हो गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, इसकी लेंथ r के बराबर, मालूम है कि डायरेक्शन ये थी। तो सबसे पहले देखते हैं फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एलिमेंट। तो डीबी का एक्सप्रेशन आएगा μ/4 पाई IDL। एंगल चेक करना डियर, sin 90 है। आइडियल और आर में एंगल 90 होगी, टेंजेंट और सेंटर से मिल रहा, आइडियल sin 90 और डिस्टेंस का स्क्वायर तो रेडियस का स्क्वायर। रेडियस किसकी, सर्कुलर लूप की रेडियस का स्क्वायर। और इस डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, चाहे आइडियल क्रॉस आर से निकाल लो, चाहे आप राइट हैंड थंब रूल से निकालो, दोनों बात धीरे धीरे बोल रहा हूं। आइडियल क्रॉस आर से निकालोगे तो आइडियल ये रहा, आर ये रहा, आइडियल क्रॉस आर से फील्ड है बाहर की तरफ। ये आइडियल क्रॉस आर से निकाला, राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो यहां पर फिंगर अंदर जाएंगी, लेकिन इस रीजन में जब तार को होल्ड कर लोगे तो इस रीजन में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है। तो यहां पर फील्ड किस तरफ होगा, ये वाला फील्ड होगा आउटवर्ड। और ध्यान से देखिए, हर एलिमेंट की वजह से फील्ड यहां पर आउटवर्ड ही आएगा। चाहे ये एलिमेंट ले लो तो भी कहां है, आइडियल क्रॉस आर से फील्ड आउटवर्ड। तो क्या बनेंगे, डीबी की वैल्यू आ गई μ/4 पाई IDL बाय r स्क्वायर आउटवर्ड। और साथ में क्या लिख दो, ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स फील्ड विल बी perpendicular to plane of loop and outward। तो नेट भी कितना हो जाएगा,
एज इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी लिखना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो जो चीज बाहर जा रही है उसको बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन विल बी ऑफ डीएल। अब इस स्टेप को गौर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको यहां पर एक बार छोड़ दिया मैंने। इस डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को करना है कंसीडर एक लूप में, तो पहचानिए इस डीएल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन एक 2 पाई से 2 पाई कट चुका है तो म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। फिलहाल किस तरफ फील्ड आया, फिलहाल ये फील्ड आया आउटवर्ड। फिलहाल क्यों बोल रहा हूं कि जो करंट इक्वेशन मैंने सपोज किया उस सबसे फील्ड आउटवर्ड है, तो आया कितना म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। समझ में आ गया तो सबको चेक करो, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर, ये बी की वैल्यू आ गई। इस टॉपिक के अंदर मैंने यहां पर आकर इस स्टेप को छोड़ दिया, बाद में इंटीग्रेट किया है। ध्यान से देखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखने वाली चीज है, सो अवेयर रहकर देखिए। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप होने की बजाय सेमी सर्कुलर लूप है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस सारे सिनेरियो को इरेज कर रहा हूं यहां से और नया डायग्राम बना रहा हूं। आप चेक कीजिएगा कि क्या कह रहा हूं। सपोज करें कि ये सर्कुलर लूप पूरा होने की बजाय ये सर्कुलर लूप पूरा होने की बजाय आधा है, तो आप चेक करें इस स्टेप को, ये स्टेप ऐसा कैसे रहेगा, क्योंकि एलिमेंट की वजह से अभी भी फील्ड यूं ही लिखा जाएगा आइडियल क्रॉस आर से आउटवर्ड। अगर ये सेमी सर्कुलर लूप है तो ये सब कांस्टेंट, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आपको ये डीएल का इंटीग्रेशन आएगा पाई आर। तो बी का फॉर्मूला अब सेंटर पर कितना आ गया है, तो ये सेमी सर्कुलर का सेंटर है, बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, क्योंकि यहां पर आप देखोगे अब पाई आर, पाई से पाई आर से करना तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। आ गया समझ में आप सबको। इसी चीज को फिर से देखिए, अगर आप इसको बोल दें कि नहीं ये क्वार्टर सर्किल है, अगर ये क्वार्टर पार्ट है, अब क्वार्टर पार्ट है, इंटीग्रेशन जाएगा इसका डीएल का पाई आर बाय 2, तो हम क्या लिखेंगे बी की वैल्यू म्यू नॉट आई डी एल का इंटीग्रेशन तो आ गया पाई आर बाय 2, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर बाय 2। तो कितना आंसर आ गया, इसका भी आधा हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। देखते जाइए, अच्छे से समझते जाइए, सबका ध्यान नहीं होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। अगर ये कह दिया जाए कि ये सिर्फ सर्कुलर आर्क है थीटा एंगल का, तो व्हाट विल बी योर आंसर, तो आप बोलोगे कि डीएल का इंटीग्रेशन आप लिखो थीटा आर, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आपका जनरल आंसर क्या आ गया, बी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई डीएल का इंटीग्रेशन थीटा। एक आर कटेगा तो आपके पास जनरल आंसर आ गया ये वाला। अब अगर थीटा 2 पाई हो गया तो 2 पाई आर आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आर आंसर बच जाता। अगर सेमी सर्किल है तो थीटा पाई आ गया, पाई रखते ही ये वाला आंसर आ जाएगा, थीटा पाई बाय 2 रखते ही पाई बाय 2 रखते ही ये वाला आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द जनरल आंसर। बस याद रखिए थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जवाब दे दीजिए, तुम सबको समझ में आ गया है क्या, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। ध्यान से लिख लीजिए सारी चीज को और चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सपोज करो ये थीटा लिख दिए जनरल एक्सप्रेशन, चेक करना अभी आंसर यहां तो लिखा हुआ था। सपोज करो इसमें 2 टर्म्स होते हैं, ये 2 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म है,
जो कि इंसुलेटेड टर्न्स है। इंसुलेटेड टर्न्स बोल रहा हूं, इसका मतलब तार के ऊपर तार जा रही है लेकिन इनके करंट मिक्स नहीं हो रहे। जिस तार के ऊपर पतली सी इंसुलेशन लगी होती है वो इंसुलेशन लगी हुई है। अब ये तार के ऊपर तार आएगी, 2 टर्न आगे, तो डीएल का इंटेंशन कितना होगा? आपको डीएल का इंटेंशन को 2 × 2 पाई आर लिखो, क्योंकि इंटेंशन तो 4 पाई आर आएगा। अब 2 इंसुलेटेड टर्न्स आगे तो ये बनेगा, और अगर n इंसुलेटेड टर्न्स आगे तो आप कहोगे कि इसका आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर एन। यहां पर पाई में पाई को काटा, 2 है इसको काटा, तो आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। और इस क्वेश्चन में n कैन बी फ्रैक्शनल। सपोज करो आधा चक्कर है तो आप n की जगह हाफ रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्वार्टर है तो n की जगह में 1/4 रख सकते, कोई चक्कर नहीं है। इस प्रॉब्लम में n कैन बी फ्रैक्शनल, क्योंकि इंटीग्रेशन dl का चल रहा है, तो जितनी लेंथ है वो इस लेंथ से आई जाएगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू आर को रिलेशन नहीं, आर की लेंथ लिखी हुई है। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? तो ध्यान से देख लीजिए, आंसर है म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर। है किस तरफ फील्ड? सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आउटवर्ड आएगा, क्लॉकवाइज चल रहा है तो इनवर्ड आएगा। अभी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन फील्ड इतना आएगा। क्या तुम सबको समझ में आ गया है? इस सारी बात को ध्यान से नोट कर लीजिए जी। पहली एप्लीकेशन पढ़ी है, और एप्लीकेशन की भी एप्लीकेशन तो भी हमें देखनी है। अभी फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, और देयर आर सो मेनी क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन और देखेंगे। अब इस एप्लीकेशन की एप्लीकेशन को और देखते हैं डियर, ध्यान दीजिएगा। सीखने को गड़बड़ मत कीजिएगा। सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड सेंटर पे कितना आ रहा है? फील्ड आ रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर। एन क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग एन मान रहे हैं, रेडियस आर मान रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे माने गए हैं कि इससे रेडियस में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तार के ऊपर तार लपेटोगे तो रेडियस बड़ी हो जाएगी, लेकिन बहुत पतली तार ली है हम लोगों ने, जिससे इस रेडियस में फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर रेडियस कांस्टेंट रखने की कोशिश करोगे तो ये कॉइल बन सकती है, तो कॉइल भी नहीं है, एक लूप है ये सिर्फ। म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर, एन कैन बी फ्रैक्शनल। ये फील्ड का पर सिर्फ सेंटर पर है। चेक करना, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पर फील्ड आउटवर्ड है। प्रूफ किया था भी आइडियल क्रॉस आर से आउटवर्ड। और अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो यहां पर फील्ड किस तरफ हो जाएगा? इनवर्ड। कैसे? ये आइडियल, ये आर, चेक कर लो, आइडियल क्रॉस आर इनवर्ड जा रहा है। और चाहो तो तार को होल्ड करके देख लो, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इनवर्ड, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इनवर्ड, इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इनवर्ड, सभी एलिमेंट की वजह से फील्ड इनवर्ड है, तो नेट फील्ड किस तरफ आएगा? इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में कर फील्ड किस तरफ होगा? एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप है, करंट एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप में तो फील्ड होता है आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज करंट सर्कुलर लूप में हो तो फील्ड किस तरफ होता है? इनवर्ड। इससे में एक नया रूल भी बोला जा सकता है, ओनली फॉर सर्कुलर करंट्स। पहले क्या बोल रहे थे?
राइट हैंड में ये करंट हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। सर्कुलर लूप के लिए आप उल्टा बोल सकते हो, अगर ये करंट हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। चेक करो, अगर ये करंट हो तो ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये करंट है तो ये सेंटर में, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में बोल रहा हूं और ये नहीं बोल रहा, ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है। करंट ये रहा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सर्कुलर करंट के लिए एक छोटा सा लॉ बताया, लेकिन युक्त नहीं है। रैटन थंब लॉ से भी हम लोग इसको बता ही पा रहे हैं कि इस एलिमेंट को पकड़ेंगे फील्ड अंदर, इस एलिमेंट को पकड़ेंगे फील्ड अंदर, इस तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन की बात आती है। बहुत आसान सी चीजें आप लोगों ने भी रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। चेक करें, ये आपके पास दो लूप हैं, एक रेडियस R1 का और एक रेडियस R2 का, दोनों में करंट आई जा रहा है। कैसे लूप है, इसको बोलते हैं क्या है? इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स। तो बी एट सेंटर बताना है, कोई कंसेंट्रिक और सेंटर तो एक ही हो गया, तो बी एट सेंटर बताना है। तो सिंपल सी बात है, इस लूप को 1 बोलो, इस लूप को 2 बोलो, तो नेट भी जो होगा वो B1 प्लस B2 आएगा। लिखने का तरीका देखना जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये पूरा एक सर्कुलर लूप है। टर्म्स बताने लगे तो एक एक लेके चल रहे हैं। B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस R1। ये कैसे हम चेक करना, इनवर्ड, ये वेक्टर फॉर्म पूरी होगी। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड फील्ड, और सेकंड भी क्लॉकवाइज है तो वो भी इनवर्ड फील्ड। सेकंड फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस R2, ये भी इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो B नेट विल बी म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस 1 by R1 plus 1 by R2 इनवर्ड। कैसे लिखा समझ में आ गया तुम सबको? और अगर मैं बोल दूं कि भैया ये सिचुएशन की बात करो, तो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड? वही कंसेंट्रिक कोप्लेनर लूप्स है, तो B अभी भी B1 प्लस B2 के बराबर आएगा। लिखने की एक्यूरेसी देखना, B1 में तो लिखा जाएगा म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस R1, ये इनवर्ड है, और इसको प्लस ही लिख रहा हूं म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस R2, ये आउटवर्ड है क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। अब R1 छोटा है R2 से, तो ये वाला भी बड़ा हो जाएगा इससे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 कॉमन, इसका साइन पलट दिया मैंने, क्रॉस करके नेगेटिव कर दिया और बाहर क्रॉस लिख दिया। तो कैसे बी नेट लिखा गया, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया तुम सबको? क्या एप्लीकेशंस हैं, याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन ये वाला लिया, सेकंड क्वेश्चन ये वाला लिया। इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करते चले जाइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जी। सपोज करो तुम्हें ऐसे 2 कंसेंट्रिक लेकिन कोप्लेनर के में परपेंडिकुलर प्लेन वाले लूप्स दे दिए जाए। कंसेंट्रिक है, दोनों की रेडियस आ रहा है, दोनों में I करंट जा रहा है, तो B का नेट का मैग्नीट्यूड बताना है। वेक्टर फॉर्म कुछ ही नहीं है। अब बताइए, इस लूप का नाम अगर 1 रख दिया जाए और इस लूप का नाम 2 लिख दिया जाए, तो B1 किस तरफ आएगा और कितना आएगा? तो आप कहोगे अगर ये करंट यू बाहर से यू जा रहा है, तो मैं सर्कुलर करंट लॉ लगाऊं, तो सर्कुलर करंट लॉ से करंट ये रहा, तो फील्ड सेंटर पे ये रहा, तो B1 तो आएगा ऊपर की तरफ, और कितना आएगा? सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड म्यू नॉट ट्वाइस R2। दोबारा चेक कर लो, करंट मैंने यू शो किया है, यहां पर एरो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो सर्कुलर करंट लॉ लगाया है, होल्ड का फिंगर्स कर्व की अपने करंट की डायरेक्शन में, तो ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। इसको होल्ड करो, इसको करो, इसके लिए सर्कुलर करंट रूल लगाओगे 2 के लिए, तो B2 जाएगा इस तरफ। अगर दोनों के प्लेन ही 90 डिग्री पर है, तो B1 B2 दोनों 90 डिग्री पर आ गए, B1 और B2 दोनों 90 डिग्री पर आ गए, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, अंडर रूट दोनों सेम है, तो √2 टाइम म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस। B नेट आएगा किस तरफ? अगर B1 B2 को इधर शो कर ही दिया, तो नेट भी इस तरफ आ जाएगा। इस B और B का रिजल्ट कितना आ जाएगा? √2। आगे समझ में क्या तुम सबको?
अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि B1 B2 कैसे शो किए हुए हैं कि ये 3D डायग्राम है, तो समझ लीजिए जब ऐसा रूप बना रखा हो और कई बार ये डॉटेड दे दिया जाए तो इसका मतलब ये बाहर के कमरे में और ये पीछे के कमरे में, ये बाहर आ रहा है और ये पीछे से आ रहा है डॉटेड वाला कुछ, ऐसे जज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कुछ एक और देख रहे हैं, देखते जाइए। एप्लीकेशंस की एप्लीकेशंस है और कुछ भी नहीं है जी, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस रूप में आई करंट फ्लो करता है। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। कहा गया है B एट O बता दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया और सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक ये वाला हो गया। चेक करते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी चीजों की वजह से होगा, 4 चीजों की वजह से होगा। 1 2 3 और ये 4। तो नेट बी जो आएगा दैट शुड बी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। फिलहाल के क्वेश्चन में 2 तो जीरो ही हो गए। ये दोनों जीरो क्यों हो गए? क्योंकि इसके हर एलिमेंट के लिए थीटा 0 डिग्री बनाएगा और इसके हर एलिमेंट के लिए थीटा पाई बनेगा आइडियल, और वेक्टर R में एंगल पाई बनेगा, तो B1 B3 तो जीरो हो जाएगा। बचे B2 और B4, दोनों सेमी सर्कल के केस हैं। सेमी सर्कल का आंसर होता है म्यू टाइप अपॉन 4R। जो म्यू टाइप अपॉन 4R1 वाला पार्ट है B2, वो कैसा पार्ट है? B2 वाला पार्ट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट, और B4 वाला पार्ट जो है म्यू नॉट आई अपॉन 4R2 वाला, वो डॉट हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। अब R1 R2 में R1 छोटा R2 बड़ा, ये फील्ड बड़ा हो गया तो आउट वाला इनवर्ट वाला बड़ा होगा, तो इसका नेट आंसर ये कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, और ये बड़ा था तो क्रॉस वाला फील्ड बच गया। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको? इसमें सेम चीज बनेगी, लेकिन इसमें ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज है, ये दो जीरो जाएंगे तो सेम आंसर है, लेकिन बीच में साइन प्लस का आ जाएगा, तो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी, ये कैसे आ गया? ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो नेट फील्ड है किस तरफ, ये बताना बाकी है इनवर्ट, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट। ठीक है जी, कैसे फील्ड लिख रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन की एप्लीकेशन है, इसमें बायोसावर्ट की एप्लीकेशंस काम में नहीं आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए आप इसको। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे आपको एक अरेंजमेंट दी हुई है, यहां से करंट आ रहा है आई, और ये जो वायर है ये ऐसे लग रहा है सेंटर की तरफ जा रही हो और ये सेंटर की तरफ से आ रही है। ये आई आया, ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा होगा, और ये बोल दिया गया कि ये लूप कैसा है, सर्कुलर लूप ऑफ यूनिफॉर्म वायर, लेकिन ये कहीं दूर बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है। ये बहुत दूर पड़ी चीज, यानी इसकी वजह से यहाँ पर कोई फील्ड नहीं आएगा। तो पूछा गया है बी नेट एट ओ बता दीजिए, सेंटर पर बी नेट बता दीजिए, ये डिमांड है। आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके इसको पहले खुद सॉल्व करके देखना है। आसान सी चीज है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये पूरी वायर कैसे बता दी गई है, एक की मल्टीपल की वैल्यू यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म
पॉज कीजिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आंसर शो कर रहा हूं बच्चों। जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो दो हिस्सों में स्प्लिट होगा, I1 और I2 में। ये I1 और I2 में स्प्लिट होगा तो इसका रेजिस्टेंस अगर R1 हो तो इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूं, रेडियस इसकी स्मॉल r1 होता है। तो पहले तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होना चाहिए, कारण क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। इतना रेजिस्टेंस इतने रेजिस्टेंस की क्या होगा, पैरेलल में होगा, यूनिफॉर्म वायर। रेजिस्टेंस होता है रो L बाय एरिया, तो रो L1 बाय एरिया इक्वल टू I2 रो L2 बाय एरिया। यूनिफॉर्म वायर थे, रो एरिया कट गए, तो I1 L1 इक्वल टू I2 L2। लेंथ थीटा से आती है तो I1 थीटा r इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा इंटू r। ये रेडियस है, रेडियस भी कट गई तो I1 थीटा इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा। बहुत ढंग से इस बात को समझ लीजिए। तो पैरेलल में I1 R1 पर I2 R2 था, क्या बोला, बोथ रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। I1 R1 इक्वल टू I2 R2, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आपके पास दो फील्ड है B1 और B2। B1 एंटी क्लॉकवाइज करंट है, B2 क्लॉकवाइज करंट है, दोनों फील्ड अलग अलग होंगे। तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I1 थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, याद है हमें। और ये B1 आएगा किस तरफ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो B1 आएगा आउटवर्ड। तो B2 कितना आएगा, B2 आ जाएगा म्यू नॉट I2 2 पाई माइनस थीटा बाय 4 पाई r, रेडियस स्मॉल r से छोड़ दी थी। ये क्लॉकवाइज है तो ये जाएगा इनवर्ड। तो ये B1 और B2 की वैल्यूज आ गई। I1 थीटा इक्वल टू I2 2 पाई माइनस थीटा है, तो ये वाला फैक्टर बराबर हो गया, बाकी बराबर था ही, तो साफ दिखाई दे रहा है P इक्वल टू B1 प्लस B2 वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये दोनों बराबर अपोजिट है, तो B नेट कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस केस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं इन दोनों की वजह से। इनकी वजह से आ ही नहीं सकता, क्योंकि आइडियल क्रॉस R से ये प्रोडक्ट फील्ड तो 0 हो जाएगा, और ये बार पड़ी हुई है, तो वहां पर नेट फील्ड कितना आ गया, 0। बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को देख लीजिए। अगर ये यूनिफॉर्म वायर नहीं होती, यहाँ का एरिया अलग, यहाँ का एरिया अलग होता, यहाँ की रेजिस्टिविटी, यहाँ की रेजिस्टिविटी अलग होती, तो ये टर्म कटती नहीं, बीच में आती। हो सकता है कि बराबर नहीं होते तो नेट फील्ड हम लिखते। फिलहाल इस क्वेश्चन में बराबर है। आया समझ में तुम सबको, ध्यान से नोट कर लीजिए। ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बच्चों कि करंट आया है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म वायर लिखी जा रही है, इसका मतलब करंट बटेगा। तो करंट को हमने पैरेलल के हिसाब से बांटा गया इसके अंदर, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आगे की डिस्कशन दे रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं चीज को। जब आप करंट कैरिंग एक लूप बना रहे हैं तो एक तरफ से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एक तरफ से देखने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। और हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी प्लॉट कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर रहे हैं मतलब ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। अगर ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा। ध्यान दीजिए, एक मैग्नेट के लिए नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के साउथ में जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। अगर आप इस जगह को चेक करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। इस तार को पकड़ो, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, करंट की डायरेक्शन यदि थंब रूल बोल रहा हूं, यहां पर हाथ अंदर है लेकिन इन पॉइंट्स पर हाथ बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये वाला पोल बनेगा नॉर्थ पोल। देखो लिखने का स्टाइल भी देखना, इसे एन बनाया है लेकिन एन के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी शो की है मैंने। और इस पोल का नाम बनेगा साउथ पोल।
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, सेम बिहेवियर इसका है। इसको दोबारा से दिखाता हूं। सपोज कीजिए आपने किसी लूप को यूं दिखाया, इसको डॉटेड से शो कर देता हूं। कहने का मतलब ये है करंट पीछे से आ रहा है, यहां पर करंट यूं जा रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? हमें मालूम है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, फिर यहां पर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर से करंट देखने में एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूं बनानी है। सर्कुलर करंट रूल लगाया मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ घूम के यूं आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, करंट कैरिंग लूप नहीं है। करंट कैरिंग लूप ये पड़ा, चेक करना। यहां पर करंट कैरिंग वायर को पकड़ोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां से बाहर आ रही है। तो इस जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और नीचे से बाहर वापस अंदर घुस रही है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बिहेवियर आ गया। इट सिंपली मींस अ करंट कैरिंग लूप, a current carrying loop behaves as magnetic dipole। अब मैग्नेटिक डाइपोल है तो डाइपोल की एक डाइपोल मोमेंट की बात की जाएगी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एनआई एरिया। एनआई एरिया, एनआई एरिया में एन क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या चीज है? करंट ऑफ दैट लूप। और ए क्या चीज है? एरिया ऑफ लूप। तुम्हें याद है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है बाय कन्वेंशन। सेम वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस टू एन होती है, यानी यहां पर वेक्टर एम किस तरफ होगा? इस प्रॉब्लम में वेक्टर एम आउटवर्ड होगा, क्योंकि एस पीछे एन ये रहा, तो एस से एन की तरफ आउटवर्ड। इसमें वेक्टर एम किस तरफ होगा? इसमें वेक्टर एम इनवर्ड होगा। क्यों? एस ये रहा, एन पीछे, तो एस से एन, तो ये वेक्टर एम की डायरेक्शन आ गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लूप के परपेंडिकुलर होती है, एस टू एन होती है। इसका यूनिट क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एन नंबर है तो कोई यूनिट नहीं, ये एम्पियर या मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। बच्चों नोट कर लीजिए सारी की सारी बातें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किसी सेगमेंट में सर्कुलर वेव वाले केस में। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग आसान सी है। आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है जिसके टर्न्स कांटेक्ट में है, लेकिन टर्न के ऊपर टर्न चुनाने से रेडियस बढ़ती शुरू हो गई। सेंटर सबका एक ही है, ये टर्न सारे के सारे क्लोजली पैक्ड है। तो आपके पास ये सिचुएशन है कि ये रेडियस तो ए, ये रेडियस है बी, और टोटल टर्न्स है एन। रेडियस ए दे रखी है, ये वाली रेडियस बी दे रखी है, और टोटल टर्न्स दे रखे हैं आपको कैपिटल एन। इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है जी, यू करके। सबका सेंटर तो एक ही हो गया, तो आपको बी एट सेंटर बताना है कितना होगा नेट। स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोच समझ के कीजिए। बी एट ओ बताना है, सोच समझ के कीजिए। करते समय ध्यान रखिए रेडियस वेरिंग है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा, तो सोच समझ के कीजिए। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। यहां से x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एक रिंग ले लीजिए।
कि सपोज करो dx विड्थ का एक रिंग ले लिया हमने यहाँ पे, ये dx विड्थ का एक रिंग ले लिया, x डिस्टेंस पर जाकर dx विड्थ का एक रिंग ले लिया हमने बच्चों। तो इस रिंग की वजह से फील्ड कितना होगा, याद रखिए ये dx विड्थ तो उसमें कुछ टर्म्स भी आए होंगे, b माइनस a विड्थ हैव टर्म्स इक्वल टू n, तो यूनिट विड्थ विल हैव टर्म्स n अपॉन b माइनस a, तो dx विड्थ विल हैव टर्म्स n अपॉन b माइनस a इंटू dx। बिना dx के आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो dx विड्थ के टर्म्स आ गए आपके पास n अपॉन b माइनस a इंटू dx। अब क्वेश्चन आसान है, तो एलिमेंट की वजह से b कितना आ जाएगा, ये सर्कुलर रूप भी तो है, इसकी वजह से फील्ड आएगा म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r। अगर आप ये n लिखेंगे तो dx की टर्म नहीं आएगी, तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, dx की टर्म आने के लिए स्मॉल n लिखना ही पड़ेगा, म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r। ये पूरे लूप की वजह से फील्ड आ गया, तो नेट b क्या हो जाएगा, सभी लूप्स की वजह से फील्ड एक ही तरफ होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। फिलहाल करंट एंटी क्लॉकवाइज माना गया, सबका फील्ड आउटवर्ड ही है, तो म्यू नॉट ni अपॉन ट्वाइस पाई तो बाहर आ गया b माइनस a के साथ, अंदर बच गया 1 by x dx, लिमिट फ्रॉम a टू b, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ni अपॉन ट्वाइस पाई b माइनस a ln b by a। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आपके सामने, ये आपके पास था बायो-सावर्ट लॉ की पहली एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और ये सारे क्वेश्चन उस एप्लीकेशन की एप्लीकेशंस ही थी जितने क्वेश्चन ने आज देखे। बीएसएल की बाकी एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।